नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। 17 सितंबर की तारीख नजदीक आ रही है। लोगों को इंतजार था कि संघ प्रमुख कल की तारीख में जब 75 वर्ष का सवाल गूंजेगा तो कुछ कहेंगे। अब उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा वो आप सबने सुना ही है। 75 वर्ष का सवाल जरूर गूंजा था और फिर उन्होंने उस बात को ऐसा लगा जैसे टालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाई 35 वर्ष का कोई स्वयं सेवक यदि उससे कह दिया जाए कि ऑफिस में बैठो तो उसे ऑफिस में बैठना होता है और 85 वर्ष के किसी व्यक्ति को कह दिया जाए कहीं जाना है तो उसे जाना पड़ता है। बकायदा उन्होंने संघ के अनुशासन की बात करी। भारतीय जनता पार्टी में जो नियम नरेंद्र मोदी जी ने बनाया था, जिस नियम को इस वक्त वो ताक पे स्वयं के लिए रख चुके हैं, उसको लेकर कल कोई खास इशारा मोहन भागवत की तरफ से नहीं आया। लेकिन इशारा तो आया, जवाब तो मिला और ये जवाब अपोजिशन की तरफ से आया और अपोजिशन के एक मुखर चेहरे की तरफ से आया। सबसे पहले जरा संतोष जी को जोड़ लीजिए। संतोष भाई, बहुत बहुत स्वागत है। क्या जवाब आया है और किसकी तरफ से आया है, तो सीधे वो ट्वीट दिखाते हैं पहले दर्शकों को। अखिलेश यादव जी का ट्वीट दिखाइए जरा। न रिटायर होऊंगा न होने दूंगा, जब अपनी बारी आई तो नियम बदल दिए, ये दोहरापन अच्छा नहीं। अपनी बातों से पलटने वालों पर पराया तो क्या, कोई अपना भी विश्वास नहीं करता है। जो विश्वास खो देते हैं वो राज खो देते हैं। और इसके ठीक बाद एक खबर दिखाइए जरा, एक हेडलाइन है यूपी तक की, वो भी दिखाइए। बिहार में मचेगी सियासी हलचल, अखिलेश यादव आरा से सिवान तक 30 अगस्त को राहुल और तेजस्वी संग करेंगे रोड शो। हटा दीजिए। वोट अधिकार यात्रा एक तरफ चल रही है, अखिलेश यादव का शेड्यूल फाइनल हो चुका है। आज की तारीख में अखिलेश बिहार पहुंच रहे हैं और कल की तारीख में आज से कल तक वो बिहार रहेंगे और कल आरा से लेकर सिवान तक वो रोड शो का हिस्सा भी बनेंगे। एक लंबा चौड़ा कार्यक्रम है अखिलेश यादव का। अपोजिशन एक साथ है और मोदी जी रिटायर नहीं हो रहे। संतोष भाई, अखिलेश ने जो तंज कसा है, ये तंज क्या सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए था या मोहन भागवत के लिए भी ये तंज था, जिस तरीके से कल वो गोलमोल जवाब देते रहे? देखिए स्वप्निल भाई, सबसे पहले तो द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के तमाम दर्शकों को नमस्कार। और अब आते हैं आज के मेन एजेंडे पे, सीधे मुद्दे पर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का एक फेमस डायलॉग हुआ करता था ना, न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो अखिलेश यादव ने तुकबंदी बड़ी अच्छी जोड़ दी है। और इस तुकबंदी में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघ चालक मोहन भागवत को भी जोड़ दिया है। और उनकी एक एक लाइन सुनिए, न रिटायर होगा न होने दूंगा। कल भागवत जी ने कह दिया कि मैंने न तो अपने रिटायरमेंट की बात कही थी और न किसी और के, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट की बात कही थी। दूसरी, जब अपनी बारी आई तो नियम बदल दिए। वाकई नियम तो बनाया था, क्योंकि इस नियम का ऐलान खुद अमित शाह ने एक इंटरव्यू में किया था। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, संतोष गंगवार, रीता बहुगुणा जोशी, गुजरात की मुख्यमंत्री जो कि अभी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। ये लिस्ट बड़ी लंबी है, ये बड़ी लंबी लिस्ट है कि कैसे उनको घर बिठा दिया गया, कैसे उनका टिकट काट दिया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कई इसी तरह के नेताओं का टिकट काटा गया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने में जिन 4-5 नेताओं की अहम भूमिका रही है, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक तरह से संस्थापक रहे हैं, उन कलराज मिश्रा साहब को भी यही कह के निकाल दिया गया था। 75 साल की उम्र पूरी होने के बाद फिर वो राज्यपाल बन के गए, अभी कहीं नहीं है। एक मंच पर कल्याण सिंह जी के बारे में बोलने के लिए खड़े हुए, पीछे से किसी ने चिट्ठी पकड़ा दी कि खत्म पर्ची आ करो, गई। तो उन्होंने कहा कि कौन ये पर्ची दे रहा है। अब कल्लाद जी को पता नहीं, पर्ची वाला सिस्टम ही बीजेपी में आ गया। पर्ची से मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो पर्ची से कोई भाषण बंद करने को कह रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है। अब अगली लाइन, अपनी बात से पलटने वालों पर पराया तो क्या, कोई अपना भी विश्वास नहीं करता। स्वप्निल भाई, बीजेपी और आरएसएस मैंने लंबे समय तक कवर किया है। कल जो मोहन भागवत साहब ने बोला, उसने स्वयं सेवकों को निराश कर दिया, स्वयं सेवकों को हताश कर दिया।
बुरी तरह से निराश कर दिया, बुरी तरह से हताश कर दिया। आप ये कह रहे हैं कि उनकी एक्सपर्टीज सरकार चलाने की है, मेरी एक्सपर्टीज शाखा चलाने की। तो भाई साहब, अगर आपकी एक्सपर्टीज शाखा चलाने की है, तो आप डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के मुद्दे पर मीटिंग बुलाते हैं, उसमें मंत्रियों को भी बुला लेते हैं। अच्छा, आपकी एक्सपर्टीज शाखा लगाने की है, तो आप हर साल अखिल भारतीय समन्वय बैठक के नाम पर ये भारतीय जनता पार्टी समेत 32 के 32 संगठनों के मुखियाओं को, संगठन महासचिवों को क्यों तलब कर लेते हैं? ठीक अच्छा, बात। चल लीजिए, आपकी आपकी एक्सपर्टीज अगर शाखा लगाने की है, तो कल मुझे बताइए कौन सा मुद्दा था, कौन सा मुद्दा भारत का और दुनिया का ऐसा था जिस पर मोहन भागवत ना बोले होंगे? बताइए, कोई मुद्दा था जो छूट गया हो? बच्चा पैदा करने तक की सलाह दी कि 3 बच्चे कम से कम पैदा होने चाहिए। भाषा को लेकर सलाह दे दी उन्होंने, तमाम चीजों को लेकर सलाह दे दी, हिंदुत्व, अखंड भारत, अनुशासन, मंदिर, मस्जिद, मथुरा, काशी, आरक्षण, जो कानून अमित शाह ने जो बिल पेश किया है अभी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री वाला, उस पर तमाम चीजों पर मोहन भागवत बोलते नजर आए। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, एक-एक चीज, कि संघ सब कुछ तय नहीं करता। सीधे और स्पष्ट शब्दों में कहूंगा, इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ा मजाक और इससे बड़ा मखौल कुछ हो नहीं सकता। अगर संघ सब कुछ तय नहीं करता, तो 2009 में लालकृष्ण आडवाणी के घर क्यों गए थे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया बनने के बाद? क्यों उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी को कहा था कि घर बैठ जाइए? क्यों लालकृष्ण आडवाणी ने कहा नहीं, 2009 के लोकसभा चुनाव में मुझे मौका दीजिए, और फिर नागपुर गए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में तमाम संघ पदाधिकारियों के सामने और नए नवेले आरएसएस के प्रमुख बने मोहन भागवत के सामने प्रेजेंटेशन दिया था, जिसके बाद उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। हालांकि 2009 के लोकसभा चुनाव में तो 2004 से भी बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हारी। क्यों ठीक बात। उन्होंने उस समय नहीं तो बयान दिया था कि हम नहीं, लिहाज संतोष भाई करते हैं, बात ये संकोच भी नहीं? ना, संतोष भाई बात ये भी है ना, अगर संघ सब कुछ तय नहीं करता या कुछ भी तय नहीं करता, तो बीएल संतोष साहब क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं वो? नहीं, क्यों है वो नरेंद्र मोदी आखिरकार साहब क्या भारतीय कर रहे जनता हैं? पार्टी? नहीं, नरेंद्र मोदी नरेंद्र साहब क्या कर रहे हैं? नहीं, नरेंद्र मोदी नरेंद्र कैसे मोदी गए जी, बीजेपी में? नहीं, नहीं, नरेंद्र नरेंद्र मोदी मोदी जी राष्ट्रीय, का तो संघ के अलावा, उनका तो संघ के नहीं अलावा एक संघ, व्यापक, देखिए, नहीं नहीं, नहीं संघ के व्यापक है अलावा भाई। व्यापक नहीं। मैं बता अरे रहा वो हूँ आगे आपको। सन्यासी रहे हैं, वो सन्यासी सन्यासी रहे नहीं, हैं, लेखक रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? वो तो लेखक रहे हैं, सन्यासी रहे हैं, अमेरिका में जाके ट्रेनिंग लेके आए हैं। आधुनिक जिस समय हमने कैमरा नहीं देखा था, उस समय वो कैमरा यूज किया करते थे, डिजिटल डायरी रखने वाले थे। वो संघ संघ तो बहुत छोटा अध्याय है नरेंद्र मोदी जी के जीवन में। वो नरेंद्र मोदी हाईटेक जी का प्रचारक, व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा है। हाईटेक हाँ। हाईटेक प्रचारक रहे, और हाईटेक हम्म। प्रचारक रहे, और संघ से उनको डेपुटेशन पर भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई में भेजा गया था, गुजरात में बीजेपी को मजबूत करने के लिए। और हम्म। ऐसा मजबूत उन्होंने किया कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया कि भाई हरियाणा जाके बीजेपी मजबूत करो, हिमाचल जाके बीजेपी मजबूत करो, देश के अन्य राज्यों में बीजेपी मजबूत करो, गुजरात मत जाना। ठीक है। गुजरात जाने पर अघोषित प्रतिबंध भारतीय जनता पार्टी ने लगाया। उसी समय पर वो अमेरिका चले गए, अमेरिका घूमते रहे, बाद में अभी जापान गए हुए हैं। लोगों के सामने तस्वीरें आ रही होंगी, वीडियो आ रहे होंगे, कितना शानदार स्वागत किया जाता है। अब लोगों को लगता है कि मोदी जी ही इकलौते प्रधानमंत्री जो स्वागत करवा रहे हैं। जितने प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक जितने प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं, तो वहां जो डायस्पोरा होता है अपना, जो वहां रहने वाले भारतीय होते हैं, वो इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। लेकिन मोदी जी का एक सेट पैटर्न बैठ गया, उन्होंने जो लोग हायर कर रखे हैं ना, सेट पैटर्न होता है कि वही लोग आते हैं, नारे लगाते हैं, एक दो लोग भावुक हो जाते हैं, मेरा सपना पूरा हो गया मोदी जी के दर्शन करके। तो एक सेट पैटर्न है, वो खुद ही एक्सपोज हो चुकी है। तो वो अरे भी आज प्रचार थे। जापान का अपमान किया गया आज। मतलब मोदी जी के जो मित्र हैं, परम मित्र हैं, उद्योगपति, उनकी एक न्यूज एजेंसी है, उस न्यूज एजेंसी के माइक पर एक महिला बोल रही है। हम वो क्लिप नहीं दिखा सकते, लेकिन वो क्लिप सारे दर्शकों ने अब तक लगभग देख ली होंगी, जो भी सोशल मीडिया पे एक्टिव है। वो महिला ये कह रही है कि भाई, हम अगर जापान में सेफ है तो ये उनकी कनेक्शन की वजह से है। मैं 8 साल से जापान में हूं, मैं सेफ हूं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का कनेक्शन है उसकी वजह से सेफ हूं, नहीं तो यहां सेफ नहीं है। अब बताइए, जापान सेफ नहीं है तो फिर सेफ क्या है? फिर युगांडा सेफ है? फिर क्या सेफ है? जी। अब ये संदेशा भागवत जी के लिए ही था कि मोदी नहीं तो हाँ। भारत नहीं, तो मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी टाइप का वो है। तो प्रचारक के रूप हम्म। में वो आए। उसके बाद मनोहर लाल खट्टर,
प्रचारक थे। तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता प्रचारक के तौर पर जुड़े, और आज आरएसएस ये कह रहा है कि वो बीजेपी की सारी चीजें तय नहीं करता, और फिर ये भी कह रहा है कि अगर हम तय करते तो इतना समय लगता क्या। अपनी खींच वो खुद मिटा रहे हैं क्योंकि तय नहीं कर पा रहे। चलिए मान लिया कि आप सलाह देते हैं, सुझाव देते हैं। तकनीकी रूप से कोई वैध अध्यक्ष आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, क्या ये आपका सुझाव देना नहीं बनता है? आपके स्वयंसेवक तो बीजेपी के लिए वोट मांगने जाते हैं ना, तो ये तो आपका सुझाव देना बनता है। आप ना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा पा रहे हैं, आप ना संगठन का चेहरा बदल पा रहे हैं, आप ना प्रधानमंत्री बदल पा रहे हैं, आप ना नरेंद्र मोदी द्वारा बनाए गए नियम को लागू कर पा रहे हैं। तो जब आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप कहते नजर आ रहे हैं कि हम तय नहीं करते सब कुछ, अगर हम तय करते तो इतना समय लगता क्या। अरे आप ही ने तो तय करके नितिन गडकरी को भेजा था आपने तय करके नितिन गडकरी को। दिल्ली दरबार के नेताओं ने घेर के किस तरह से उनकी कुर्बानी ले ली, पूर्ति वाले मामले में फंसा के। पूर्ति में कुछ हुआ क्या पिछले 11 सालों में? और अब एक एक चीज पे जरा गौर कीजिएगा। मोहन भागवत साहब 75 साल की एडवाइस देते हैं, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस फंसते हुए नजर आते हैं, घटक दलों के बीच में मतभेद, कई तरह की खबरें निकलकर सामने आने लगती है। नितिन गडकरी के बेटे की कंपनी के प्रॉफिट को लेकर खबरें जो है वो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोदी जी के करीबी अधिकारी रहे पावर मिनिस्टर, उनको पावर सप्लाई दिल्ली से मिलने लग गई, ऊर्जा आ गई उनके अंदर, उन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के करीबी थे, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गुड बुक में थे, या जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विकल्प एक तरह से मोदी का विकल्प बन सकते थे, उन सबको गुजराती लॉबी ने एक एक करके टारगेट करना शुरू कर दिया। और फिर सोशल मीडिया पर एक अभियान भी चला गया कि अगर 17 सितंबर को मोदी जी रिटायर होंगे तो 11 सितंबर को भागवत साहब को भी रिटायर हो जाना चाहिए। जबकि ये तो रहा था कि भागवत साहब, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कोई नियम तो बना नहीं था, ये नियम तो बीजेपी के अंदर बना था, आरएसएस के अंदर तो बना नहीं था। तो अब अखिलेश यादव ने एक तरह से पोल खोल दी। अखिलेश यादव बिहार की धरती पर जा रहे हैं, और बड़ी आरा से सिवान, आरा लेफ्ट फ्रंट, जो इंडिया गठबंधन में जो लेफ्ट दल शामिल है उनका मजबूत गढ़ है। सिवान राष्ट्रीय जनता दल का मजबूत गढ़ रहा है। राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी देखिए नेता कैसा होता है, नेता विजनरी होता है। राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी देखिए कि राहुल गांधी कांग्रेस के साथ साथ सहयोगी दलों के इलाकों को भी मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अखिलेश यादव का ये सिर्फ कांग्रेस के लिए फायदेमंद नहीं होगा, बल्कि इंडिया गठबंधन में शामिल सीपीआई माले के लिए भी फायदेमंद स्थिति है, जो तीसरे नंबर की पार्टी है बिहार में, और राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी फायदेमंद स्थिति है, जो बिहार में इंडिया गठबंधन में पहले नंबर की पार्टी है। और आज बिहार की सड़कों पर क्या हुआ, हमें दर्शकों को उसके बारे में भी बताना चाहिए। दिल्ली में भी होता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी के मुख्यालय जाते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस के मुख्यालय आते हैं, आम आदमी की पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस बीजेपी मुख्यालय जाते हैं। पुलिस क्या करती है, उनके ऑफिस से आधा किलोमीटर पहले, 1 किलोमीटर पहले बैरिकेड लगा के रोक देती है। बिहार में तो सुशासन बाबू की सरकार है, पुलिस भी नीतीश कुमार के अंडर में है, चूंकि गृह मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। बिहार का ऐतिहासिक सदाकत आश्रम, कांग्रेस पार्टी का कार्यालय, जहां महात्मा गांधी जी भी रुका करते थे। बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के विधायक एक प्रोटेस्ट मार्च निकालते हैं, ये कहते हुए कि दरभंगा में राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के मंच से कुछ कहा गया। हालांकि उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, कांग्रेस पार्टी उससे डिसऑन कर रही है। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी की आदत है कि वो अपने लोगों को भेजते हैं, उनसे कुछ कहलवाते हैं और बाद में खुद ही आ जाते हैं, उसको मुद्दा बनाने के लिए बड़ा गंभीर आरोप। प्रोटेस्ट मार्च में निकलते हैं, उसको कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पहुंचने से पहले रोका जा सकता था, 1 किलोमीटर पहले। बिहार पुलिस मुंह कर खड़ी है, वो प्रोटेस्ट वाले कांग्रेस कार्यालय पहुंच जाते हैं, हंगामा करते हैं, पत्थरबाजी होती है, तोड़फोड़ होती है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में मार पिटाई होती है, और बिहार की पुलिस देखती रहती है। ये गुंडागर्दी नहीं है क्या? संतोष भाई, गुंडागर्दी की जहां तक बात है, मुझे कुछ चीजें याद आ रही हैं, और वो याद दिलाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को, इनके लोगों को। स्मृति ईरानी चुनाव हारने के बाद पहुंच रही थी अमेठी। तो जब अमेठी पहुंच रही थी तो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम पदाधिकारियों को हाउस अरेस्ट कर लिया। मैंने यहीं इसी चैनल पे बैठकर दिखाया था कि पुलिस किस तरीके से लोगों के घर में थी। अभी 2-3 दिन 4 दिन हुए बमुश्किल वोट चोरी को लेकर के एक प्रोटेस्ट जो है, तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता करना चाह रहे थे, और उसमें राजकुमार भाटी जी भी शामिल थे। राजकुमार भाटी को लगातार 4 बजे तक हाउस अरेस्ट करके रखा पुलिस ने। राहुल गांधी जब
तमाम विपक्षी सांसदों को लेकर आगे बढ़ते हैं, प्रियंका गांधी आगे बढ़ती हैं, अखिलेश यादव आगे बढ़ते हैं, 300 सांसद सड़क पर उतर आते हैं और चाहते हैं कि वो चुनाव आयोग तक पहुंच जाएं, तो बैरिकेडिंग लगा दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक पहुंचने से पहले तमाम जगहों पे हमने देखा है किस तरीके से पुलिस बैरिकेडिंग लगा के लोगों को रोक लेती है। बीते दिनों एसएससी प्रोटेस्ट में कैसे टीचर्स को रोका गया, वो भी हमने देखा। अभी कैसे लाठियां चली एसएससी प्रोटेस्ट में, वो भी हमने देखा। तो इन जगहों पर तो पुलिस एकदम मुस्तैद रहती है, और किसी एक जगह की पुलिस की ये बात है नहीं, जितने एग्जाम्पल हमने दिए। भाई कहीं अमित शाह साहब की पुलिस है, दिल्ली पुलिस, तो कहीं योगी जी की पुलिस है, और नीतीश बाबू की पुलिस के तो बारे न्यारे हैं, उसका तो हमेशा से ये काम रहा है। तो भाई ये कौन सी बात है? ये तो दो तरीके से काम कर रही है ना पुलिस। फिर पुलिस का काम तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। तो लॉ एंड ऑर्डर अगर सत्ता पक्ष वाले तोड़े अपने हाथ में ले लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और विपक्ष वाले अगर शांतिपूर्वक भी प्रोटेस्ट करें तो लॉ एंड ऑर्डर पे खतरा मंडरा जाता है क्या? जी संतोष भाई। नहीं, एक बड़ा देखिए, आज जो बिहार की सड़क पे हुआ, जो बिहार की राजधानी पटना की सड़क पे हुआ, उसको गुंडागर्दी ही कहेंगे। विशुद्ध उसको गुंडा किसी भी हालत में जस्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक एक व्यक्ति ने अपशब्द बोले, गलत है, निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल कतई नहीं करना चाहिए। लेकिन गिरफ्तारी हो गई है, कानून अपना काम कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, सचिन पायलट भी आज बिहार की धरती पे थे, पवन खेड़ा भी बिहार में है, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इस घटना की निंदा कर रहे हैं, भर्त्सना कर रहे हैं। इसको किसी भी हालत में वो जस्टिफाई नहीं ठहरा रहे। तो कानून अपना काम कर रहा है। राजनीतिक रूप से आप लड़ते रहिए। राजनीतिक रूप से अमित शाह ने आज भी कहा, कल भी कहा था, जेपी नड्डा ने भी कहा, योगी आदित्यनाथ हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, ये तमाम लोग कह रहे हैं राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कीजिए, राजनीतिक रूप से आप लोग लड़ते रहिए, वो तमाम चीजें। लेकिन कहते हैं ना हिंदू धर्म, क्योंकि इनको इसी तरह की भाषा समझ में आती, तो मैं हिंदू धर्म की चीजों का ज्यादा जिक्र करता हूं कि जो आप करते हैं वो लौट कर आपके पास आता है। ठीक बात, बिल्कुल ठीक। इस चीज की शुरुआत किसने की? देश के मुख्य हम्म चुनाव आयुक्त का धर्म बताते हुए गुजरात के विधानसभा चुनाव में कौन नजर आ रहे हैं? सोनिया गांधी को लेकर मंच से क्या क्या कहा गया? अभी वो राज्यसभा पहुंच गई, चूंकि उनकी उम्र हो गई तो इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ी, राज्यसभा पहुंच गई, तो मंच से कहते हैं कि महिला पीछे के रास्ते से, पीछे के दरवाजे से राज्यसभा जा रही है, अब वो आपके पास लड़ने के लिए नहीं आएंगे। भूल गए वो अटल बिहारी वाजपेयी कितनी बार राज्यसभा के सांसद बने, और अटल बिहारी वाजपेयी जितनी बार लोकसभा का चुनाव हारे उतनी बार वो, एक बार को छोड़ के, एक बार भी थोड़ा सा समय लगा पहली बार भी जब हारे, लेकिन जब जनसंघ उस क्षमता में आई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उस क्षमता में आई कि राज्यसभा भेजा जा सके, तो जब जब अटल बिहारी वाजपेयी हारे तब तक अटल बिहारी वाजपेयी राज्यसभा के सांसद बन गए। आपने सोनिया गांधी को लेकर क्या क्या कहा, राहुल गांधी को लेकर क्या क्या कहा, शशि थरूर की पत्नी को लेकर क्या क्या कहा, ममता बनर्जी को लेकर आपने क्या क्या कहा, और नरेंद्र मोदी छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या क्या कहते नजर आते हैं बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता। देश की सबसे बड़ी पंचायत में, लोकसभा के वही कह रहा हूं, हाँ, देश की सबसे बड़ी पंचायत में गाली देता है इनका सांसद। लोकसभा के अंदर रमेश बिधूरी क्या कहते हुए नजर आए, और उनको इनाम देते हुए राजस्थान में प्रभारी बना दिया गया था, उनको एक सीट का राजस्थान में उनको प्रभारी बना दिया गया था। इनके तमाम सांसद किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, हम उस भाषा की निंदा करते हैं, कड़ी भर्त्सना करते हैं। जो भी कोई उस तरह की भाषा बोलता है वो गलत है, निंदनीय है, भर्त्सना के योग्य है। लेकिन फिर कहूंगा कि हिंदू धर्म में जो अपनी करनी होती है वो लौट कर आपके पास आती है, तो वो लौट के आपके पास आ रही है। और अब जो ये कर रहे हैं ये बड़ी दिलचस्प, अखिलेश यादव के जाने से पहले और जिस तरह के इनपुट आतंकवादियों के आने के इनपुट है, उस समय पटना की सड़कों पर इस तरह का बवाल, और एक और चीज मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा, अखिलेश यादव के जाने से क्या फर्क पड़ रहा है। इंटेलिजेंस की इनपुट्स पहुंच गई है केंद्रीय गृह मंत्री साहब के पास। क्या इनपुट्स है कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का इंपैक्ट पड़ने लगा है, मतदाताओं के दिलो दिमाग में ये बात बैठने लग गई है कि हाँ, हमारे वोटों की चोरी हुई। मतदाताओं के दिलो दिमाग में ये बात बैठ गई है कि 65 लाख लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। अब तो 3 लाख और लोगों के नाम आ गए, उनसे कहा गया कि तुम्हारे दस्तावेज ठीक नहीं है। हाँ, तो ये लोगों के दिमाग में बैठ गया है।
तो जब ये लोगों के दिमाग में बैठ गया तो बीजेपी को ये लगा, बीजेपी आलाकमान को लगा कि बाजी हाथ से निकल रही। अब तक तो हम्म, सपना देख रहे थे अपना मुख्यमंत्री बनाने का, नीतीश कुमार को साइड लगाने की पूरी तैयारी कर चुके थे, महाराष्ट्र मॉडल को इंप्लीमेंट करने की पूरी तैयारी कर चुके थे। लेकिन जैसे ही ये रिपोर्ट उनके पास पहुंची कि राहुल गांधी की यात्रा का इंपैक्ट पड़ रहा है, आप एम के स्टालिन को मुद्दा बना लीजिए, आप रेवंत रेड्डी को मुद्दा बना लीजिए, अखिलेश यादव जाएंगे तो उसमें भी कोई ना कोई मुद्दा वो ढूंढ कर निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन लोगों तक राहुल गांधी अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हो पा रहे हैं। तो तुरंत नीतीश कुमार से सेटिंग हो गई और नीतीश कुमार की मांगों को मान लिया गया है एक तरह से। हम्म, और मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि 9 सितंबर यानी उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन में औपचारिक तौर पर सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा। यानी सीधे सीधे मैं कहूं तो राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को बचा दिया हम्म, और नीतीश कुमार की पुलिस जो है वो कांग्रेस पार्टी के कार्यालय को, सदाकत आश्रम को नहीं बचा पाई, कांग्रेस पार्टी के हम्म, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को नहीं बचा पाई। ये निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के लिए एक तरह से शर्मनाक बात है। लेकिन बिहार की सड़कों पर जो हुआ वो विशुद्ध रूप से गुंडागर्दी है और ये एक बार फिर से सुशासन बाबू पर एक बड़े तरह के सवाल खड़े करती है और अखिलेश का जाना एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत। नहीं। उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की नस को पकड़ लिया था अखिलेश यादव। और हम्म, लोकसभा हम्म, चुनाव के नतीजे हमने देखे, लोकसभा चुनाव के नतीजे हमने देखे कि 43 पर इंडिया गठबंधन जीता और उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही जिसने नरेंद्र मोदी को अपने जीवन काल में पहली बार अल्पमत की सरकार चलाने पर मजबूर कर दिया। मुलायम सिंह यादव हो, लालू यादव हो, दोनों कई बार एक साथ रहे लेकिन दोनों एक दूसरे के रास्ते की बाधा बनते रहे। तो यूपी में जो प्रयोग हुआ दो लड़कों का, राहुल गांधी और अखिलेश यादव का, अब बिहार में अखिलेश यादव का जाना यानी राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इन तीनों नेताओं की तिगड़ी जो है वो सिर्फ बिहार तक असर नहीं करेगी, सिर्फ हम्म, बिहार तक असर नहीं करेगी। आप आरा से आगे बढ़ते जाइए, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, भभुआ, सासाराम और उसके बाद उत्तर प्रदेश की सीमा। हम्म, हम्म, उससे सासाराम से 55-60 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी है, वहां भी वोट चोरी को हम्म, लेकर कई तरह के आरोप लगते हैं। तो अखिलेश यादव की बिहार की धरती पर उतरने का सीधा सा मतलब आप समझ लीजिए कि इन तीनों नेताओं का जो गठजोड़ है, ये तीनों लड़के बिहार में कमाल करेंगे और इस कमाल की जो गूंज है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी सुनाई देगी, उत्तर प्रदेश में भी सुनाई देगी और उस रास्ते होते हुए वो देश की राजधानी दिल्ली तक भी पहुंचेगी। क्योंकि बिहार में अगर एनडीए का समीकरण गड़बड़ाया तो जो 4 पाए की कुर्सी पर जिस पर नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं उसमें से एक पाया तो ढह जाएगा, टूट जाएगा और बाकी तीनों में भी दरार जो कहते हैं ना वो दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। स्वप्न भाई। हम्म, हम्म। एक एक चलते चलते एक छोटा सा सवाल और है संतोष भाई। अ, एक तरफ समूचा विपक्ष एक साथ नजर आ रहा है, वोट चोरी के मुद्दे पर तो लगा था कि समूचा विपक्ष एक साथ आ ही गया है। हालांकि इस सवाल पर हम एक विस्तृत चर्चा भी लेकर आएंगे, लेकिन चलते चलते एक टिप्पणी आपसे भी हम चाहते हैं। अखिलेश बिहार पहुंच रहे हैं, स्टैलिन बिहार पहुंच गए तमिलनाडु से, प्रियंका गांधी भी पहुंच गई, वो भी केरल की सांसद है वायनाड की, वो भी बिहार पहुंच गई, है ना। एक सज्जन है जो आजकल कुछ नहीं है, कहने को एक पार्टी के संयोजक हैं, कन्वेनर हैं, कोई कहता है कि वो सुपर सीएम भी हैं किसी एक राज्य के जहां पे उनकी सरकार है, मुख्यमंत्री कोई और है। वो सज्जन अजब से खुन्नस निकाले बैठे हैं। हालात ये हो चले हैं कि जब वोट चोरी का मुद्दा उठा, राहुल ने उठाया और सबूत रखे, तो उनकी पार्टी के तमाम सांसद आकर राहुल के साथ खड़े हो गए। लेकिन कल की तारीख में संभवतः कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बयान फिर गूंजता है और वो बयान ऐसा लगता है जैसे अपोजिशन को कमजोर करने के लिए दिया जा रहा है। अब ये दिया जा रहा है या दिलवाया जा रहा है, ये जरा टिप्पणी कीजिएगा। ये एक ऐसा विषय है जिसपे कल हम एक विशेष कार्यक्रम लेके आएंगे। उनका इतिहास भूगोल कई बार खंगाला गया है, कल कुछ और नए तथ्य उसमें आएंगे, लेकिन अभी जरा इस पे एक क्विक रिस्पॉन्स संतोष जी। देखिए, आपने कहा कि वो पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है, मैं कहता हूं कि वो पार्टी के सुप्रीमो है। उनको अच्छा। उनके कहे बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता।
हाँ। और दर्शकों को भी मैं इशारे इशारे में ही कहूंगा, क्योंकि कल आप इस पे विशेष चर्चा कर रहे हैं तो उसको दर्शकों को जरूर देखना चाहिए। रामलीला मैदान हो या जंतर मंतर, हाँ। वहां खाने की व्यवस्था कौन कर रहा था? वहां पीने की पानी हम्म। की व्यवस्था कौन कर रहा था? वहां दवाइयों की व्यवस्था कौन कर रहा था? टेंट और बाकी चीजों की व्यवस्था कौन कर रहा था? दिल्ली पुलिस कांग्रेस की सरकार होते हुए भी, यूपीए गठबंधन की सरकार होते हुए भी दिल्ली पुलिस तुरंत परमिशन कैसे दे दिया करती थी? कौन था जो परमिशन दिलवा रहा था? हम्म। वही वही संगठन जिसके मुखिया कल दावा करते हुए नजर आए बातचीत के क्रम में कि नागपुर के जब वो प्रचारक हुआ करते थे, एनएसयूआई का बड़ा कार्यक्रम हुआ। हालांकि एक चीज वो गलत बोल गए, मैं दर्शकों से कहूंगा अगर मेरे पास जानकारी ना हो तो वो मुझे करेक्ट कर दे कमेंट बॉक्स में आके। उन्होंने कहा कि नागपुर में एनएसयूआई का बड़ा सम्मेलन हुआ, जिस समय अध्यक्ष राजीव गांधी हुआ करते थे। जहां तक मेरी जानकारी है, मैंने खोजबीन की तो राजीव गांधी एनएसयूआई के अध्यक्ष नहीं थे शायद। हाँ, राजीव गांधी उस समय इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रभारी हुआ करते थे। तो खैर, मोहन भागवत साहब ने कहा कि एनएसयूआई का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें खाना खत्म हो गया, तो मारपीट हो गई, तो फिर वहां जो सांसद थे कांग्रेस के, उन्होंने उनसे मदद मांगी। तो जब उनसे मदद मांगी तो उन्होंने स्वयं सेवकों को भेजा। 11 मैच जो तोड़फोड़ हुई थी उसमें से 7 मैच को उन्होंने फंक्शनल किया। तो उन्हीं के स्वयंसेवक जंतर मंतर में भी थे, उन्हीं के स्वयंसेवक रामलीला मैदान पर भी थे, उन्हीं के स्वयंसेवक सोशल मीडिया पर इसको बढ़ा चढ़ा कर बताते हुए भी नजर आ रहे थे। और उन्हीं के हम्म। स्वामी रामदेव भी थे, उन्हीं के श्री श्री रविशंकर भी थे, और ना जाने कितने अनगिनत लोग थे जो उन्हीं के जरिए उस आंदोलन को हर तरह से फंड दे रहे थे। तो अगर वो कांग्रेस के खिलाफ कुछ बयान देते हैं तो जस्टिफाई होता है भाई, जिसने जन्म दिया उसका कुछ ना कुछ तो एहसान चुकाना पड़ेगा ना। हाँ, कुछ ना कुछ तो एहसान चुकाना पड़ेगा। हमने किसी का नाम नहीं लिया है, और नाम इसीलिए नहीं लिया है क्योंकि हम समझते हैं कि द न्यूज लॉन्चर के दर्शक समझदार हैं। लिहाजा अगर आप समझ गए होंगे नाम, तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा किसकी चर्चा चल रही है, और कल उस परिचर्चा में आप क्या क्या चाहते हैं अपना सुझाव भी जरूर दीजिएगा, क्योंकि इस पर्दे के पीछे की राजनीति को जरा अब बेपर्दा करने की जरूरत आन पड़ी है। बहुत शुक्रिया संतोष भाई, अभी के लिए दीजिए इजाजत। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम दर्शकों को नमस्कार।